Strategic Financial Management Test 3 Chapter 6, 7 and 8 CA Final New Course. Question 1. What are the main problems faced in securitization, especially in Indian context? Securitization में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है आपको। तो इसका आंसर सिंपल सा है, आपको क्या करना है, ये ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, lack of standardization, inadequate debt market, ineffective foreclosure of laws, इनको आपको याद करना है। अगर आपने इनको याद किया, अंदर से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन देने लग गए। अकाउंटिंग की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिक्योरिटाइजेशन में, उसके बारे में लिखना है। या स्टैम्प ड्यूटी की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में हमने लिखना है। Accounting and reporting of securitized asset in the books of originator is another area of concern. Although securitization is slated to be an off-balance sheet instrument, but in true sense receivables are removed from originator's balance sheet, problem arises especially when assets are transferred without recourse. ओके तो आपको इस हिसाब से इन चीज़ों को लिखना है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही था, उनको पॉइंट्स अच्छे से आते थे, लेकिन स्टिल पॉइंट्स आपको पूरे लिखने हैं। जैसे इन्होंने 4 ही पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी सी सुधरी हो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों का क्वेश्चन सही था। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Orange purchased 200 units of Oxygen Mutual Fund at 45 per unit on 31st December 2020. In 2021, he received rupees 1 as dividend per unit and a capital gain distribution of rupees 2 per unit required. Calculate the return for the period of 1 year assuming that the NAV as on 31st December 2021 was rupees 48 per unit. Then second requirement, calculate the return for the period of 1 year assuming that the NAV as on 31st December 2021 was rupees 48 per unit and all dividends and capital gains distributions have been reinvested at an average price of 46 per unit. Ignore taxation. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही क्वेश्चन है। लेट्स सी इसका क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कि हमने रिटर्न निकालनी है उस ईयर की। 48 लास्ट ईयर का जो है जो करंट ईयर का प्राइस है 31 दिसंबर 2021 और 45 जो है 2020 का है। तो थ्री रुपीज़ यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। डिविडेंड 1 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है। कैपिटल गेन ये गिवन है 2 रुपये, तो हमें टोटल रिवार्ड मिला है 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ हमें एक साल में कमाए 45 लगा के, तो 13.33% का हमें प्रॉफिट आ गया। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सम है। सेकंड उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि अगर हम री इन्वेस्ट कर दें 46 रुपीज़ के ऊपर तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या परसेंटेज निकलेगी। तो सबसे पहले डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन 3 रुपये का हमें ये प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद टोटल रिसीव्ड यूनिट्स 200 थी, जो यूनिट्स हमें रिसीव हुई थी, तो उनमें हमें 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया 3 रुपये के हिसाब से। एडिशनल यूनिट रिक्वायर्ड 600 जो रुपीज़ है हम दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, 46 रुपीज़ के ऊपर री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 13.04 यूनिट्स जो है हमें रिसीव होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी री इन्वेस्ट कर देंगे, 213.04 यूनिट्स। नाउ वैल्यू वैल्यू ऑफ 213.04 यूनिट्स हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू है। लेकिन हमने शुरू में पैसे कितने लगाए थे, 45 रुपये 200 यूनिटों के ऊपर 9,000 रुपये। 9,000 रुपये लगा के और हमें 10,225 साल के अंत में मिल रहे हैं, तो 1225.92 हम जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 1225.92 अपॉन जितने लगाए थे इन 200, 13.62 जो है हमारा होल्डिंग पीरियड का रिवार्ड आ गया, यानी इतना हम प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहे हैं। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया। सबसे पहले तो आप ये भी देखोगे, ऐसे 1A नहीं लिखना है, 2A नहीं लिखना है, इसको बीच में लिखो, आंसर 1A ऐसे करके, आंसर 1 सॉरी A नहीं, A इसने आंसर की वजह से लिखा है कि A मतलब आंसर, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई A पार्ट हुआ, B पार्ट हुआ,
तो इससे एग्जामिनर को ये लग सकता है कि आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, तो आपका क्रॉस हो सकता है सही होने के बावजूद भी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे आंसर 1, फिर लिखेंगे आंसर 2। तो इस प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही था, 6 आउट ऑफ 6 मिले हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा वीक है। इन्होंने एक थोरेटिकल बेस में ही क्वेश्चन कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि एक थ्योरी का क्वेश्चन ही किया है। बीच में आंसर इतना ज़्यादा कंजेस्टेड लिखा है, थोड़ा खुला लिखें और सही से काम करें। आंसर सही है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन गलत है, बहुत गलत प्रेजेंटेशन है, हैंडराइटिंग भी साफ नहीं है। तो और क्वेश्चन जब भी शुरू करें नए पेज से शुरू करें, ऐसे नहीं है कि एक फुल पेज आधे से ज़्यादा पेज भर चुका और उसके नीचे से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। एक नए पेज से शुरू करें, जैसे आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ पे दिया करें, तो आपकी प्रेजेंटेशन में सुधार होगा। Question 3. Mr. Y has invested in 3 mutual funds as per the following details. Amount of investment 2 lakh, 4 lakh, 2 lakh. Net asset value at the time of purchase 10.3, 10.10, 10. Dividend received up to rupees 31st March 2021 6,000, 5,000. NAV as on 31st March 2021 10.25, 10, 10.20. Effective yield per annum as on 31st March 2021 9.66 minus 11.66 24.15. Assuming there are 365 days in 1 year, Mr. Y has misplaced its documents of his investment, held him in finding the date of his original investment after ascertaining the following: number of units in each scheme, total NAV, total yield, number of days investment held. सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी है कि NAV ऑफ ईच स्कीम, जितना हमने इन्वेस्ट किया था और जितने की उस टाइम पे NAV थी, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम, जितनी NAV थी उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसके बाद टोटल NAV एज ऑन 31st मार्च 2021, जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आई थी उसे जो गिवन हमें NAV दे रखी है 2021 की, उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल NAV आ जाएगी। उसके बाद में टोटल यील्ड, जो हमने कमाया एक साल में और जो हमने लगाया उसका डिफरेंस प्लस जितना हमें डिविडेंड मिला उसको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास टोटल यील्ड निकल के आ जाएगी। और यील्ड का अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो जितना हमने कमाया टोटल में और जितना हमने लगाया टोटल में, 8 लाख इंटू 100, तो हमारे पास टोटल में यील्ड की परसेंटेज आ जाएगी 1.2586। उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, तो ये पार्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल ही आपको मल्टीप्लाई करनी है और प्लस माइनस करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको आपका माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ डेज टू बी द XYZ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है, यील्ड जो हमने ऊपर निकाल के आए हैं वो दे रखी है, यील्ड का परसेंटेज, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो यील्ड का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये हमारे पास यील्ड का परसेंटेज निकल के आ गया, और 9.66 जो ये है ये टोटल परसेंटेज है जो हमें यहाँ पे गिवन है। इफेक्टिव यील्ड पर एनम, ये पर एनम की यील्ड है, तो अगर हम उससे डिवाइड करेंगे इंटू 365 तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे 95, 31 दिसंबर, 31 डेज, 68 डेज। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 26 दिसंबर की है, 28 फरवरी की है और 22 जनवरी की है। तो ये जो हमने शुरू में जो हमने इन्वेस्टमेंट का डेट देखा था उससे हम कंपेयर कर लेंगे। मीन्स जैसे 31 मार्च से हम ये डेट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये डेट्स निकल के आ जाएंगी। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। A mutual fund company has the following assets under on the close of the business as on। ये कंपनी दे रखी है, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, कितने कितने लिए हैं। 1 Feb
2021 को मार्केट प्राइस है, 2 फेब 2021 को मार्केट प्राइस है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने 6 लाख जो है इन्वेस्ट किए हैं। कैलकुलेट द NAV ऑफ द फंड ऑन 1 फेब, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। Assuming one Mr. A submits a check of rupees 30 lakh to the mutual fund and the fund manager of the company purchases 8,000 shares in M Limited. M Limited के 8,000 shares उसने purchase कर लिए. Balance amount is held in the bank. In such case, what should be the position of the fund? Find the NAV on 2 Feb. Easiest question. NAV of the fund जो हमारे पास में शेयर्स हैं उसको उसकी 1 फेब की मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो आपके पास में जो है फंड का टोटल आ जाएगा। फंड का टोटल आ गया, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट NAV वैल्यू आ गई आपके पास में। उसके बाद में इन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी थी कि हमने M लिमिटेड के 8,000 शेयर्स जो हैं परचेज कर लिए। तो सिंपल है, उसी तरह से 20,000 जो हमारा 20 रुपीज़ के ऊपर है, M लिमिटेड 30,000 पहले थे, 8,000 और हमने परचेज कर लिए और 20,000 वैसे ही 361 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,505 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास कैश बच गया 500,800 जो हमने 30 लाख रुपए लिए थे उनसे, 30 लाख में से 8,000 के इस हिसाब से हमने शेयर्स खरीद लिए और बाकी जो कैश बच गया, तो इतनी टोटल हमारे फंड की वैल्यू है। और फंड में जो है हमने 30,78 रुपये 83 पैसे के ऊपर हमने जो है हमारी NAV के ऊपर जो उसको लोड किए होंगे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ गए 3,638,053। उसके बाद इन्होंने 2 फेब 2021 को इन्होंने हमसे NAV पूछी है। तो यहाँ पे मेन बच्चा गलती करता है कि वो 30,000 ही ले लेता है। यहाँ पे 30,000 नहीं लेना, यहाँ 38,000 लेना है क्योंकि 8,000 हमने और परचेज कर लिए थे, 30,000 पहले वाले केस में थे। उसके बाद में सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, रेट्स दे रखे हैं और उसको ऐड कर दो और हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी है उससे डिवाइड कर दो, NAV आ जाएगी हमारे पास में 2 फेब की। लेट्स सी इसमें क्या गलती की हुई है। फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है, यही उन्होंने आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में ही गलती करती है। यहाँ 312.40 है, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इतने इजी क्वेश्चन में भी अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हैंडल कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत किया है, यहीं पे वो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। फिर 312 ले रहे हैं यहाँ पे जो रेट है, और उसके बाद में ये कैश का अमाउंट है 504,000, वो भी गलत ले रखा है। सेकंड पार्ट भी गलत हो गया। थर्ड में मल्टीप्लिकेशन ही करना था, लेकिन स्टिल जो सेकंड पार्ट में गलती की है उसकी वजह से थर्ड पार्ट भी गलत हो गया। और उसके बाद में इन्होंने पर यूनिट NAV नहीं निकाली, यहाँ पे भी नहीं पर यूनिट NAV निकाली, ना ही नंबर ऑफ यूनिट्स निकाली हैं। तो बहुत वीक प्रेजेंटेशन है, कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत वीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन थर्ड में हम स्टूडेंट की कॉपी चेक करनी रह गई थी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में कहाँ पे गलती थी, इन्होंने सबसे पहले यही प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में ही कटिंग कर दी। ऊपर से आप हमारी प्रेजेंटेशन देखें सजेस्टेड आंसर में, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स पूछे हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ में उसके बाद यील्ड निकालने लग गए, फिर फुल वैल्यू निकालने लग गए। सबसे पहले जब आपसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पूछे हैं तो आप तीनों के नंबर ऑफ़ यूनिट्स बता दीजिए XYZ, कम से कम आपका एक पार्ट तो सही होगा। उसके बाद में NAV निकाल लीजिए, NAV इनकी गलत है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रेजेंटेशन का, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे वीक है, कटिंग बहुत ज़्यादा दे रखी है, कटिंग इतनी नहीं करनी है आपको, और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5, Mr. Dyal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited which are currently selling at rupees 600 each.
He expects that price of share may go up to rupees 780 or may go down to rupees 480 in 3 months. The chances of occurring such variation are 60% and 40% respectively. A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of rupees 630. What combination of share and option should Mr. Dayal select if he wants a perfect hedge? What should be the value of option today? The risk-free rate is 10% per annum. What is the expected rate of return on the option? तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ है, टू कंप्यूट द परफेक्ट हेज। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप फिगर्स पुट आउट कर देंगे। 780 480 दिया हुआ है, 150 आप निकाल लोगे तो 0.50 जो है आपका परफेक्ट हेज आ गया। यानी ये क्या कह रहे हैं, मिस्टर दयाल शुड परचेज 0.50 शेयर्स, हाफ शेयर्स खरीदेंगे जितनी की एक कॉल खरीदेंगे, उस कॉल का हाफ ये शेयर्स खरीदेंगे। देन वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे मांगा है। इफ प्राइस ऑफ शेयर कम्स आउट टू बी 780 then the value purchase share will be sale proceeds। इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे ये 0.50 into 780। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन 780 माइनस 630 150, इनका डिफरेंस जो आएगा 240। इफ शेयर प्राइस कम्स आउट टू बी 480 then the value of purchase of share will be 0.50 into 480 यानी कि 250। अकॉर्डिंगली प्रीमियम से पी शैल कंप्यूटेड एज फॉलोस। तो प्रीमियम कैसे कंप्यूट करना है, फॉर्मूला के अंदर फिगर्स पुट आउट कर दीजिए तो आपका प्रीमियम आ जाएगा 65.85। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन 780 माइनस 630 इंटू 0.60 प्लस 0 इंटू 0.40, 60-40 का रेशियो था, इस वजह से ये चीज़ें ली हुई हैं, इज इक्वल्स टू 90 आ गया। 90 जो प्रीमियम है ऑप्शन का वैल्यू है 90 माइनस 65.85 और इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है 65.85 से, उसका परसेंटेज निकल के आ गया, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑप्शन आ गया। देन क्वेश्चन फिफ्थ जब किया है, एक स्टूडेंट ने किया है तो सारा क्वेश्चन गलत किया है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं थी इनको। बेसिकली जब आपको क्वेश्चन आता ही ना हो तो आप उसको सबसे लास्ट में रखें और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और प्रेजेंटेशन जब आप मान लो आपने कोई क्वेश्चन सही भी किया लेकिन पीछे का रखा है और सामने एग्जामिनर के सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेगा कि आपने आगे भी ऐसे ही किया होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके नंबर वैसे ही कम देगा वो, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू में ही वीक हो गई। तो देखिए इनको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, लेकिन उसमें फिगर्स सिर्फ 2 लाइन का आंसर था, ये इतनी सारी फिगर्स कहाँ से ली हैं कुछ मालूम नहीं है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, इसमें भी इन्होंने फॉर्मूला सही लिखा है लेकिन फिगर्स गलत से पुट आउट करके इन्होंने ये भी गलत किया है। सिमिलरली थर्ड का आंसर वो भी गलत किया है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, on January 1st 2021 an investor has a portfolio of 5 shares A B C D E, उसका प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, उनका रिस्पेक्टिव बीटा दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द इन्वेस्टर 10.5% पर एनम वो दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर द फ्यूचर 21, the number of contracts of Nifty the investor needs to sell to get a full hedge until February for his portfolio. If the current value of Nifty is 5900 and the Nifty future has a minimum trade requirement of 200 units, assume that the future are trading at their fair value. The number of future contracts the investor should trade if he desires to reduce the beta of his portfolio to 0.6. नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365, ई की वैल्यू दे रखी है। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आपको ई की वैल्यू निकल के मिल जाती है और ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो उन्होंने इतनी वैल्यू दे दी तो ये वैल्यू के साथ अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हो तो आप इजीली इस सम को कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मांगा है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक लिख लीजिए, शेयर्स लिख लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए, उसके हिसाब से इनके वेट्स निकाल के रिस्पेक्टिव बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका बीटा मिल जाएगा। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.849। देन इन्होंने कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू मांगी है
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.5 गिवन है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम ये चीज़ निकाल लेंगे। उसके बाद में फरवरी 2021 का टाइम पीरियड जो है वो निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर फिगर पुट आउट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 5994.28 जो एफ है। देन व्हेन टोटल पोर्टफोलियो इज टू बी हेज्ड, टोटल पोर्टफोलियो अगर हमने हेज करते हैं तो 188,54860 जो हमने ऊपर टोटल वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में जो हमने ये 59924 निकाला है, एफ की वैल्यू निकाली है इनटू जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और उसको बीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.35 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसको हम 14 कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। देन व्हेन टोटल नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बीटा इज टू बी रिड्यूस टू 0.6, ये रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद में ये फॉर्मूला है, उसको पुट आउट कर दीजिए आपकी वैल्यूज़, तो आपके ये कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो बहुत ही ईजी सम है। अगर आप इस कंसेप्चुअली अच्छे हैं तो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे सारा क्वेश्चन करने में और आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब गलती देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर गलत लिखा है। जब आप क्वेश्चन का नंबर गलत लिख दिया, आपने जिस टाइम पे गलत लिख दिया, चाहे सारा आंसर सही हो, आपके क्वेश्चन पे क्रॉस लगेगा। इसलिए आपको ध्यान से आपके क्वेश्चन का नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो कि एक इजी टास्क था वो निकाल लिया, उसके इनको मार्क्स मिल गए हैं, स्टेप मार्किंग था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं, सारा टोटल गलत है। उसके बाद का जो समय, इससे पता चलता है कॉन्सेप्चुअली वीक हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स और को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए, तभी आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पता क्वेश्चन किस तरह से घुमा के डालें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप हमारे डाउट सेक्शन में क्वेरी रेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो में यहाँ पे प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है। थैंक यू।